बट एक लार्जर क्वेश्चन भी है। वो लार्जर क्वेश्चन ये है जो उमर चीमा ने उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर भी इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, जो कि रूल्स ऑफ द गेम को तस्लीम नहीं करते और डेमोक्रेसी जो है वो उनकी वजह से सफ़र कर रही होती है, लेकिन वो क्योंकि पॉपुलिस्ट होते हैं, आवाम को जो बातें पसंद होती हैं वो कर रहे होते हैं, आवाम को इसलिए वो पसंद आ रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम क्या करे, डेमोक्रेसी क्या करे? डेमोक्रेसी तो बकौल शेर अफजल मरवत साहब के बढ़ गई। तो उमर चीमा ने कहा कि वो एक किताब पढ़ रहे थे जिसके अंदर उन्होंने पढ़ा कि सियासी जमातें जो हैं वो इस हवाले से उनका क्या किरदार होता है। मैं आपको किताब का नाम बताता हूँ जो उमर चीमा साहब ने नाम नहीं लिया था, वैसे ही वो तो रेफर कर रहे थे उसको, वो एक लार्जर पॉइंट मेक कर रहे थे। किताब का नाम है जी हाउ डेमोक्रेसीज डाई। ये किताब स्टीवन लेवित्स्की और डैनियल ज़िबलाट, ये दो, अगर मैं प्रोनाउंस उनको गलत कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, इन दो राइटर्स ने ये किताब लिखी थी गालिबन 2018 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि पहली इलेक्शन जो ट्रंप का था 2016 का, उसके बाद की बात है जी, 2018 में लिखी गई थी। और ये मैंने कोई 2-3 साल पहले किताब पढ़ी थी। इस किताब के अंदर बहुत सी जो बातें हैं वो ऐसी हैं जिनको आप देखकर लगेगा जैसे कि ये पाकिस्तान के हवाले से ही बात हो रही है। तमाम चीज़ें हमेशा एक जगह पर जमा नहीं हो जाती, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं और वो उनसे आपको मदद मिलती है। वो बताते हैं कि 1992 में जब ह्यूगो चावेज़ ने इलेक्शन प्रेसिडेंशियल ऑफिस के ऊपर कू करने की कोशिश की, वो नाकाम हुआ, तो एक पॉलिटिकल लीडर थे और वो ह्यूगो चावेज़ का एक पॉपुलिस्ट किस्म का नारा था, उन्होंने उनका साथ दिया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको ये फ़ायदा हुआ कि वो कामयाब हो गए किसी तरीके से। अपनी जो उनका पॉलिटिकल करियर जो कि ख़त्म हो रहा था, वो सेनेट में उनकी तकरीर थी जिससे उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो दोबारा से रिजरेक्ट हुआ। 1993 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपनी जो पार्टी 50 साल से जिसको वो लीड कर रहे थे, उसको फॉर्मेशन करने वाले वो खुद थे, उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा, एक नई पार्टी के वो बगैर पार्टी के एंटी पार्टी उन्होंने तरह से एक इलेक्शन लड़ा और 1993 में प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने, क्योंकि चावेज़ की जो पॉपुलर सपोर्ट थी उसको हासिल करने के लिए किया था, लेकिन चावेज़ को भी बहुत फायदा हुआ कि एक एक्स प्रेसिडेंट, एक नए प्रेसिडेंट और एक सेनेटर, एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर जिसको ना सिर्फ वेनेजुएला के अवाम जो है वो सीरियस समझते थे बल्कि सीनियर समझते थे और अवाम के अलावा पाक इंटरनेशनली उनका एक कद था, एक इंटरनेशनली उनकी जान पहचान थी। उन्होंने जब ये तकरीर की तो उससे ह्यूगो चावेज़ को भी बहुत फायदा हुआ, उनको एक लेजिटिमेसी मिली। आने के बाद उन्होंने ये किया पावर में कि ह्यूगो चावेज़ के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए। अगर ह्यूगो चावेज़ ट्रायल पे जाते तो उनको बहुत फ़ायदा होता, उनको बहुत नुकसान होता, उनकी डैमेजेस होते। उन्होंने एक पैरामिलिट्री एफर्ट की थी, उन्होंने हमले किए थे, वायलेंस के रिसोर्ट किया था, स्टेट के ऊपर हमला किया था, इन सारी चीज़ों के चार्जेस को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने से नुकसान ये हुआ कि ह्यूगो चावेज़ जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, वो एक क्रिमिनल के बजाय एक पॉलिटिकल लीडर बन गए। और जब वो इक्तदार में आ गए 1999 में तो या 98 में 99 में, तो उन्होंने आकर सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि एक इलेक्शन करवाया। प्रेसिडेंट वो खुद बन गए थे, उनकी जो हामी थे वो बड़ी तादाद में इलेक्शन जीत गए। फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना जिसके अंदर ह्यूगो चावेज़ का री इलेक्शन हुआ और इलेक्शन जो है वो अब ये एक ऐसी सियासी जमात बन गई जो कि इक़्तिदार के ऊपर काबिज हो गई, पार्लियामेंट के अंदर भी आ गई और ख़ुद भी प्रेसिडेंट भी बन गए। और फिर बड़ी तेज़ी से लेजिस्लेशन ऐसी होना शुरू हुई, ऐसे फैसले होना शुरू हुए जो कि सिर्फ चावेज़ की पार्टी को, चावेस्टास को फ़ायदा देते थे, यानी चावेज़ के हिमायतियों को। और इवेंचुअली एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि जो मुल्क के अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे जो स्टेट जिनको हम नाम देते हैं, उन्होंने सबने मिलकर जो है वो चावेज़ को निकाल दिया। लेकिन फिर दोबारा से वो जो मिलिट्री कू था वो फेल हुआ, चावेज़ दोबारा से री इलेक्ट हुए, 2006 में भी री इलेक्ट हुए और ग्रेजुअली ऐसे डिसीजंस लेते गए कि जिससे मुल्क के अंदर एक जो सारा डेमोक्रेसी थी वो एक तरह से समझ लीजिए कि बिल्कुल गायब होती चली गई। डेमोक्रेसी कोई रही नहीं, डेमोक्रेसी बढ़ गई। जैसा कि मैंने पहले कहा, डेमोक्रेसी जो है वो उसकी जगह अथॉरिटेरियनिज्म ने लेती चली गई कानूनी तौर पर। लेकिन क्योंकि तमाम कवानीन जो थे वो इलेक्शन कमीशन से, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट हाउस से, कोर्ट से, कोर्ट पैकिंग भी उन्होंने कर दी, अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए, हर तरफ से पास होते गए
और नतीजा ये निकला कि मुकम्मल तौर पर ऐसे इलेक्शंस हो रहे थे जो कि सिर्फ शावेज की पार्टी को सपोर्ट करते थे, तमाम कवानीन जो थे वो उनकी पार्टी को सपोर्ट करते थे। जेरीमेंडरिंग हुई, यानी कि इलेक्शन कमीशन की मदद से जो भी इलेक्शंस की जो बनती है, क्या कहते हैं उसको, डिलिमिटेशंस होती हैं, वो शावेज की पार्टी को सपोर्ट करती थी। जो मुखालिफिन थे वो सब के सब जेलों में डाले जाने लगे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने लगे और इवेंचुअली 2010-11 तक वो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में थे। और 2010 में एक पोल हुआ जिसके ऊपर ये बात खत्म होती है और उस पोल के अंदर ये कहा गया कि जनाब आपके ख्याल में 2011 में ये पोल हुआ था जिसके अंदर ये पूछा गया कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी किस लेवल पर है। तो 51% लोग जो थे उन्होंने 1 से 10 का था कि अगर बहुत बुरी डेमोक्रेसी है तो 1 और बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है तो 10 और दरमियान में आप इसको फिर कलर्स 10 शेड्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो 8 से या उससे अबव देने वाले जो वोटर्स थे वो 51% थे, क्योंकि ना तो कोई कू हुआ था, ना कोई मार्शल लॉ लगा था, ना कोई कत्ल हुआ था, ना किसी इक़्तिदार पर कब्जा हुआ था, ना किसी प्रेसिडेंट को जबरदस्ती निकाला गया था। ग्रेजुअली पार्लियामेंट के जरिए फैसले होते गए और मुकम्मल तौर पर सिस्टम जो है वो अथॉरिटेरियन वन पार्टी स्टेट बनती चली गई, विदाउट लेटिंग एनीवन नो दैट डेमोक्रेसी हैड ऑलरेडी बीन वाइप्ड आउट। अच्छा, अब इसके अंदर वो कहते हैं कि जी या तो पॉलिटिकल पार्टीज इस काबिल हों कि वो किसी तरीके से रोक सकें इस तरह के बंदे को, जैसे कि उन्होंने मकार्थी के बारे में बताया, फोर्ड के बारे में बताया, अमेरिकन पॉलिटिशियंस के बारे में बताया कि बहुत दफ़ा अमेरिकन सिस्टम जो है वो इस किस्म के लोगों को रोकता है। लेकिन फिर वो एक और बात बड़ी मज़ेदार करते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम के तहत 4 चीज़ें होती हैं जो कि एक सियासतदान को किसी भी तरीके से अथॉरिटेरियन, और यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा। नंबर 1, वो अपने अल्फाज और अपने इकदामात से डेमोक्रेटिक रूल्स ऑफ द गेम को रिजेक्ट करता है। यानी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वो कहता है कि ये तो मुकमुका है, सियासी जमातों का बारियां लगाई हुई अपनी। वो डिनाई करता है अपने ओपोनेंट्स की लेजिटिमेसी को, अपने मुखालिफिन के किरदार को, कानूनी किरदार को, उनकी कानूनी हैसियत को टारगेट करता है कि ये तो चोर हैं, ये तो सब डाकू हैं, मैं इनके साथ बैठकर बात नहीं करूंगा। नंबर 3, वो वायलेंस को ना सिर्फ टॉलरेट करता है बल्कि एनकरेज करता है कि इनके इलाकों में, इनके घरों पर आग लगेगी, इनके साथ लोग बातचीत नहीं करेंगे, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर में आग लग जाएगी, जलाओ, घिराओ, मारो, मार दो, मर जाओ, इस किस्म की बातें वो करता है। और चौथी बात उन्होंने ये की है कि उनके अंदर एक विलिंगनेस होती है कि सिविल लिबर्टीज ऑफ ओपोनेंट्स, उनके जो मुखालिफिन है, कि ये बंदा जो है ये कन्विक्टेड है, इसकी तकरीर क्यों चल रही है, इसके ऊपर तो केस है, इसकी क्यों तकरीर जो है वो चल रही है। मीडिया के अंदर ये बंदा जो है, फवाद चौधरी साहब ने हार्ड टॉक के अंदर कहा था कि तलत हुसैन, उसकी वो तो मीडिया में बंदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले कई साल से मीडिया में है ही नहीं, उसको मैं सहाफ़ी नहीं मानता। तो किसी उनके मुखालिफिन जो है उनके ऊपर हमले हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी कोई हमारे मुल्क में तो कभी इस तरह की कोई बात हुई नहीं। बाद में वो अपने लिए इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो उमर चीमा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो ये था कि जब पॉपुलिज्म होता है तो उसको कर्टेल करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास यूके पॉपुलिस्ट नारे सारे उस सियासी जमात ने अप्रोप्रिएट कर लिए होते हैं और एक डिकेइंग सिस्टम होता है, डिकेडेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर उस शख्स से, उसके पॉपुलिज्म से उलझने की ताकत नहीं बची होती। पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस काबिल नहीं होते लेकिन वो पॉपुलिज्म जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होता। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो ऐसी सूरत में जो मुल्क के इदारे होते हैं और जो मुल्क के कवानीन होते हैं उनका 100% इतलाक किया जाता है। यानी कि आप लीनियंसी उनके लिए शो करते हैं जो कि किसी न किसी मौके पर अपने मुखालिफिन के लिए लीनियंसी दिखाने के लिए तैयार हों, जो किसी न किसी मौके पर अपने कवानीन में लोगों के लिए भी नरमी करने के लिए तैयार हों, वो मीडिया के लिए भी नरमी करने के लिए तैयार हों, अपने सियासी मुखालिफिन के लिए भी नरमी करने के लिए तैयार हों, जो सिस्टम को चलने देने के लिए खुद भी कुछ सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हों। लेकिन अगर कोई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तो क्योंकि वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उसको भी वो लीनियंसी अफोर्ड नहीं की जाती, उसको भी वो लीनियंसी एक्सटेंड नहीं की जाती। तो क्या वो लीनियंसी एक्सटेंड करने से मुल्क का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फिर आप लीनियंसी नहीं एक्सटेंड करेंगे, फिर आप कानून की मुकम्मल लेटर एंड स्पिरिट में अमल दरामद करेंगे।
तो अब ये फैसला हमारे इदारों के ऊपर है कि क्या वो कानून का उस तरह से नफाज कर सकते हैं। अगर अथॉरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेसी को बचाना हो तो उसके लिए कानून आपकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या हम उस लाइन ऑफ डिफेंस को इस्तेमाल करेंगे या हम ट्रैम्पल करने देंगे उस फोर्स को, अपनी डेमोक्रेसी, अपनी स्टेट, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने अवाम और अपने सियासी कल्चर को कंप्लीटली डिसमेंटल करने के लिए। तो ये हमें आज डिसाइड करना है और मैं तो आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपके ख्याल में क्या बेहतर होगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।